नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर आ रही है, देश में तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। देश में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़कर 73 तक पहुंच गए। तमिलनाडु में एक 7 साल का बच्चा भी इससे संक्रमित पाया गया। तो बड़ी खबर आ रही है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कल तो करीब 20% मामले एक दिन में ही बढ़ गए थे। तो ऐसे में चिंता की बात है और महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर सतर्क है। एक दिन पहले इसको लेकर बैठक हुई थी। उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक जो है अब धारा 144 लागू रहेगी। 50% ही लोग कहीं पार्टी में जा सकेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए, 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले हो गए हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ओवरऑल बात करें तो देश भर में 73 नए मामले आए हैं। WHO भी इसको लेकर काफी सतर्क है, चिंतित है और कह रहा है कि लापरवाही भारी पड़ेगी, सतर्क रहना होगा क्योंकि ये घातक है। 77 देशों में ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं और भारत में भी 73 मामले आ गए हैं। तो अब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामला है वो महाराष्ट्र से आया है और महाराष्ट्र में आंकड़ा करीब 30 तक पहुंच चुका है। और ऐसे में अब सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। अब 31 दिसंबर को लेकर जो लोग पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अब हो गया है कि 50% क्षमता के साथ ही जो भी मॉल और दूसरे सार्वजनिक स्थान खुलेंगे। धारा 144 भी लागू करने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार सतर्क हो गई है। 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले अभी तक सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आए हैं और पूरे अगर हम देश की बात करें तो 73 संक्रमित मरीज अभी तक सामने आए हैं। WHO भी काफी चिंतित है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम में आपको बताएं, चंडीगढ़ में एक मामला है अभी तक आया है, लेकिन ये मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अभी तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का जो खतरा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अभी तक 6 मामले आए हैं। राजस्थान में 17 मामले आए हैं। हालांकि जो ठीक होने वाली संख्या वो भी बढ़ रही है, लेकिन जो मामले हैं वो चिंता वाली बात है। राजस्थान में 17 मामले आए हैं, गुजरात में 4 केस सामने आए हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी अब एक मामला सामने आ गया है। तो जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा चिंता की बात है महाराष्ट्र में, क्योंकि 32 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित के। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 2 केस अभी तक सामने आए हैं। तो इस तरीके से टोटल 73 मामले हैं। कर्नाटक में 3 केस अभी तक सामने आया। सबसे पहले शुरुआत भी कर्नाटक से हुई थी और आंध्र प्रदेश में 1 केस अभी तक सामने आया है। तमिलनाडु में 1 मामला अभी तक सामने आया, 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हो चुकी है। केरल में 5 मामला सामने आया है। तो इस तरीके से लगातार जो आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता की बात है। इसको लेकर अब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि लापरवाही भारी पड़ेगी। और ओमिक्रॉन को लेकर WHO की तरफ से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। तो हरिद्वार में देखा मुख्यमंत्री बोल रहे थे देहरादून चलेंगे। राहुल गांधी की आज विजय सम्मान रैली है, सीधे उनकी रैली में ले चलते हैं आपको। प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में रोजगार के अवसर बढ़ाए थे। उत्तराखंड ने जो एक विकास की गाथा लिखना शुरू की थी ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, उद्योगों को यहाँ का विकास हो सके। प्रदेश में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार के अवसर बढ़ाए थे। अच्छे बांध स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ पर ऊर्जा का लोगों को रोजगार निर्माण की गति और बढ़ सके, यहाँ का विकास हो सके और जो गति शुरुआत अगर आप देखें अच्छे बांध बन सके तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ऊर्जा का मुकाबला आज हम करते हैं। निर्माण की गति और बढ़ सके तो पिछले चुनाव और जो गति शुरुआत का पार्टी को अगर प्रदेश की जनता ने एक अभूतपूर्व तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से अगर मुकाबला आज हम करते हैं तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय देकर भी प्रदेश की जनता ने एक अभूतपूर्व लोकमत देने के बावजूद भी प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के विकास के साथ ये खेल आगे नहीं बढ़ सकता। एक अभूतपूर्व साथियों लोकमत देने के बावजूद भी बहुत जल्द ही
प्रदेश बनाएंगे के साथ, प्रदेश के विकास के साथ आप सब लोगों का ये खेल आगे नहीं बढ़ सका। मार्गदर्शन करेंगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, माननीय राहुल गांधी जी आज के इस महाभारत जल्द ही जो महायुद्ध 1971 में आप सब लोगों का पाकिस्तान के साथ हुआ था, मार्गदर्शन करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि आज के इस महाभारत में जो महायुद्ध 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, आज देश का लोकतंत्र, देश की जनता आज ऐसे ही एक महाभारत में आकर संघर्ष कर रही है। और आज वीर अर्जुन के रूप में, जैसा कि आर्य जी ने कहा, हमारे तो थोड़ी देर बाद विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और यहां से वो चुनावी शंखनाद की भी शुरुआत करेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। राहुल गांधी देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां पर विजय सम्मान रैली का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में विजय सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 71 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर विजय पर्व के तौर पर इसको मनाया जा रहा है और विजय सम्मान रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, जहाँ पर 71 के जो सपूत हैं उनके परिवार वालों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। आप देखिए मंच पर 71 के जो सपूत है वो भी आपको नजर आएंगे और गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष आपको वहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जो 71 के सपूत हैं, वीर सपूत हैं, उनको आज सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसने वो अभी तक के युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत पर आज हर देशवासियों को गर्व है। इसी के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि यहां से 2022 के रण की शुरुआत भी करेंगे राहुल गांधी और आज एक चुनावी हुंकार भी भरेंगे। मौका है 71 के युद्ध के 50 साल पूरे होने का, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि 22 के रण की हुंकार राहुल गांधी भरेंगे, क्योंकि सैन्य बाहुल इलाका है उत्तराखंड और सैनिकों के सम्मान के साथ आज राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। सेना के जवान हमारे उत्तराखंड के शहीदों को नमन करने के लिए हमारे बीच में माननीय राहुल गांधी जी पधारे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। माननीय केसी वेणुगोपाल जी साथ में आए हैं, इनका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहते हुए आप सभी से, आप सबने देखा कि माननीय तो कांग्रेस का विजय सम्मान रैली है, जहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल इलाका है, ऐसे में जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो शहीद हुए सैनिक हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर आप देखिए राहुल गांधी मौजूद हैं और जहां पर पहले तो राहुल गांधी को सम्मानित किया गया सैनिकों की तरफ से, इसके बाद ये सैनिकों के सम्मान के ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। 71 का जो युद्ध था वो एक ऐतिहासिक युद्ध था और इसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, शहीदों को सम्मानित किया जाएगा, उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 71 के युद्ध में जो वीर सपूत शामिल हुए थे उनको भी आज सम्मानित करने का कार्यक्रम है। मंच पर आप देखिए जो सैनिक हैं 71 युद्ध में शामिल हुए थे वो लोग मौजूद हैं। इसके अलावा शहीद परिवार के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, आज उनको सम्मानित करेंगे राहुल गांधी। 1971 के युद्ध की याद में ये कार्यक्रम उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ तो पूरे देश में विजय दिवस के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी उत्तराखंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और 2022 चुनाव को लेकर जहां उत्तराखंड में सभी बड़ी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, ऐसे में पहली बार उत्तराखंड पहुंचे हैं राहुल गांधी। अब आज वो सैनिकों के सम्मान के साथ 2022 विधानसभा चुनाव का भी हुंकार भरेंगे, शंखनाद करेंगे।
मैं माननीय राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको सम्मानित करें, एक प्रतीक चिन्ह देकर और एक मोमेंट देकर। माननीय भाई जी हाँ, कैप्टन बलवीर सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल कैप्टन बलवीर सिंह रावत। तो राहुल गांधी मंच पर पहुंच चुके हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है और सबसे पहले राहुल गांधी को सम्मानित, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से जितने भी सैनिक हैं, वीर सपूत हमारे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में सैनिकों के सम्मान सभी पार्टियां कर रही हैं और उसी क्रम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे हैं और यहाँ पर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, शहीदों को सम्मानित किया जाएगा। 1971 के युद्ध में जो वीर सपूत शामिल हुए थे उनको सम्मानित किया जाएगा। ये देखिए, सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। 71 के योद्धा है और जो शहीद हैं उनके परिवार के लोगों को और जो हमारे सैनिक हैं उनको वहाँ पर मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं और सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। विजय सम्मान रैली देहरादून में और इस दौरान सैनिकों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने सैनिकों को सम्मानित किया। 1971 के युद्ध में जो पूर्व सैनिक शामिल हुए थे उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो बाकी के शहीद हैं, उनके परिवार के लोगों को और जो पूर्व सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। सैन्य बाहुल इलाका है और बीजेपी की तरफ से एक दिन पहले ही सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया है। यानी सभी पार्टियों के लिए सैनिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका परिवार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से सैन्य धाम का निर्माण कराया जा रहा है, उसका शिलान्यास कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। विजय सम्मान रैली के तहत सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। जो हमारे वीर योद्धा थे उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। मंच पर आप देखिए राहुल गांधी मौजूद हैं और जो हमारे वीर सपूत हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक थे, उनको मंच पर सम्मानित कर रहे हैं राहुल गांधी। विजय दिवस के बहाने राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन। तो सैनिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है और 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। भारत और वियतनाम डिजिटल मीडिया में सहयोग के एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री गुयेन मान हंग ने वियतनामी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान हस्ताक्षर किया गया है। दिल्ली में डिजिटल सम्मेलन किया गया और भारत वियतनाम के बीच संधि हो गई, जिस पर हस्ताक्षर किया गया है। वियतनाम के सूचना प्रसारण मंत्री एक डेलीगेशन के साथ पहुंचे थे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और डिजिटल सम्मेलन में भारत वियतनाम के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है और देश में ओमिक्रॉन के जो मामले वो बढ़कर 73 तक पहुंच गए। तमिलनाडु में 7 साल का बच्चा संक्रमित पाया गया है। तो अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में 7 साल का बच्चा भी संक्रमित पाया गया। यानी अब बच्चे बूढ़े सभी पर, जवान पर, सभी पर असर कर रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र में ये मामला सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर एक बैठक की गई और बैठक करने के बाद 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी 31 दिसंबर जो न्यू ईयर की पार्टी का प्लान कर रहे थे, अब उसमें आपको सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई। यानी अब एक साथ 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा जो बड़े पब हैं, जो पार्टियां हैं, वहाँ पर सिर्फ 50% लोगों के साथ ही कोई भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये मामला कितना खतरनाक है, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और WHO भी लगातार ये निवेदन कर रहा है। 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले फैल गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 73 कुल हो गए पूरे भारत में। WHO इसको लेकर काफी सतर्क है और लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। 77 देशों में अपने पांव पसार चुका है ओमिक्रॉन। और हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन की खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार किस तरीके से तैयारियां कर रही है। हमारे साथ जो संवाददाता जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। हमारे साथ दिल्ली से दीपक चौबे जुड़ेंगे, जयपुर से दीपक चावला और मुंबई से शुभम पांडे। और सबसे पहले शुभम आपके पास आएंगे क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल का जो मामला था, आप सोचिए कि 20% मामले तो सिर्फ कल ही बढ़े थे और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल एक बैठक, उस बैठक में क्या बड़े फैसले किए गए, हमारे दर्शकों को आप बताएं। अंजलि जी, अगर सबसे ज्यादा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मरीजों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा अब तक जो है वो महाराष्ट्र में पाए गए। महाराष्ट्र में अब तक कुल 32 मामले सामने पाए। कल 4 और नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 2 महाराष्ट्र के जो है उस्मानाबाद, एक बुल्ढाना और एक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पाए गए थे, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 32 हो गई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कल एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसके बाद मुंबई शहर में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी है। इसके मुताबिक 5 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी भी पब, किसी भी मॉल में जो है 50% कैपेसिटी से उससे ज्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि पिछले शनिवार के हमने दिन देखा था कि एक पब में जिसमें सचिन तेंदुलकर की बेटी जो है सारा और सारा अली खान और जानवी कपूर, ये बॉलीवुड की 3 जो 2 अभिनेत्री और एक क्रिकेटर की बेटी सचिन तेंदुलकर की बेटी थी, वो उस पब में शामिल थी। उसमें लोग बिना मास्क के जो है कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस वजह से धारा 144 लगा दी है। लेकिन अंजलि जी, अगर बात करें तो राहत की बात यह भी है कि 25 जो पेशेंट थे वो अब तक ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। तो थोड़ी सी राहत जो है महाराष्ट्र वासियों के लिए, मुंबई वासियों के लिए कि राहत की बात है कि 25 लोग अब तक घर जा चुके हैं इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ठीक होकर। लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब जो अगला कदम उठा सकती है, अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दुकानों का जो समय है खुलने और बंद करने का, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी ठीक है, जयपुर चलते हैं, दीपक चावला हमारे साथ हैं। दीपक, राजस्थान में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन की अगर हम मामलों की बात करें, करीब 17 से अधिक मामले सिर्फ राजस्थान में भी हो गए, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां? महाराष्ट्र के बाद अगर कोई राज्य अगर हॉटस्पॉट है तो वो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर करीब 17 जो ओमिक्रॉन के केस है, मामले हैं, वो सामने आए हैं। राहत की बात यहाँ भी यही है कि 17 के 17 सभी नेगेटिव हो चुके हैं। सभी को एसिम्प्टोमेटिक था और सभी उसमें से 1 या 2 भर्ती है, बाकी सभी वो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, सब अपने घर जा चुके हैं। तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन है वो अपने पैर पसार रहा है और इसी का नतीजा है कि लगातार जो है वो केस बढ़ रहे हैं और वाकई चिंता का विषय भी है। इस पूरे राजस्थान में मैं बात करूं तो जयपुर ही एक ऐसा शहर है जहां पर ये सारे के सारे केस आए हैं। सबसे पहले आदर्श नगर जयपुर का एक इलाका है, वहां पर एक परिवार का एक व्यक्ति इससे संक्रमित पाया गया था। वो शादी में गया, शादी में एक परिवार उससे मिला और तीसरा परिवार सीकर के अजीतगढ़ में वो उससे मिला। तो तीनों परिवार आपस में मिले और तीनों परिवार के सदस्य 17 हो गए इस तरह से। तो आप अंदाजा लगाए कि कितने तेजी से एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है तो कितने तेजी से ओमिक्रॉन फैलता है। हालांकि इनमें अभी इनकी कॉन्टैक्ट जो लिस्टिंग है वो की जा रही है, कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए थे और उनकी भी आगे जिन्होंने सीक्वेंसिंग के लिए गई है रिपोर्ट आ सकती है, तो कह सकते हो आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार, राजस्थान की गहलोत सरकार है, वो भी इसको लेकर चिंतित है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिनोम सीक्वेंसिंग जो उसकी टेस्टिंग जो होती है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अभी दिसंबर है, हो सकता है दिसंबर में जो है 31 को कई सारी पार्टीज होती है, तो हो सकता है यहाँ भी धारा 144 लगा दी जाए। हालांकि अब इस बात पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि इसी तरह से अगर ओमिक्रॉन बढ़ता जाएगा तो राज्य सरकार ये एक्शन ले सकती है। इसके अलावा सैंपलिंग लेना, जांच करना और जांच बढ़ाना, कहीं ना कहीं ये आएंगे दीपक आपके पास आएंगे और दिल्ली से दीपक चौबे हमारे साथ उनके पास भी आएंगे। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है, सीधे ले चलते हैं आपको जहां पर हंगामा विपक्ष लगातार कर रहा है। श्री वीके सिंह, धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से मेरे
पर्सन नंबर 13 श्री भगवंत खुबा। सभापति महोदय, मैं नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण रखने के लिए उपस्थित हूँ। ये प्रथम प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा अनुदानों की मांग 2019 और 20। 2. तृतीय प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा अनुदानों की मांग 2020 और 21। 2. श्री वीके सिंह, आइटम नंबर 2। Sir, with your permission, I rise to lay papers as against the item number 2 in the revised list of business. Honorable members, Honorable Speaker has received notices of adjournment motion from some members on different issues. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. Now, item number 14, Shri Bhupendra Yadav. Sir, with your permission, I introduce the Biological Diversity Amendment Bill 2021. Shri Sogat Rai, you have given notices. Are you willing to speak something? Shri Sogat Rai, not interested. विधेयक का पुनर्स्थापन। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। तो बड़ी खबर आ रही, राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा में हंगामा लगातार बढ़ता गया और अब कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले 2 बजे तक के लिए किया गया था, आज 2 बजे तक के लिए किया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से हंगामा हुआ और हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार विपक्ष अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, हंगामा कर रहा है और वो लोग सदन में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से नारेबाजी करके मांग कर रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। और यहां तक कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि वो क्रिमिनल है और उनका इस्तीफा होना चाहिए। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 17 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। खबर आ रही है कि लोकसभा की भी कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। यहां पर भी हंगामा और हंगामे के बाद लोकसभा की भी कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद राज्यसभा में भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया कल के लिए और अब लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए। तो लगातार हंगामा हो रहा है और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इसके पहले हंगामा हुआ था, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था। अब एक बार फिर से जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और हंगामे के चलते सबसे पहले राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और अब खबर आ रही है कि लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की कार्यवाही को। तो लगातार हंगामा हो रहा है, कल से विपक्ष लगातार हमलावर है और लगातार ये डिमांड की जा रही है अंदर में कि अजय मिश्रा का इस्तीफा हो और इसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है। सरकार की तरफ से ये कहा गया था, कल भी जवाब दिया गया था पीयूष गोयल की तरफ से कि कोर्ट में ये मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी जांच कर रही है, तो ऐसे में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद लगातार हंगामा हो रहा है और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।
सबसे पहले राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई, इसके बाद फिर लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। इसके पहले सुबह जब सत्र की शुरुआत हुई तो काफी हंगामेदार रही। राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सबसे पहले राज्यसभा की कार्यवाही को आज 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और फिर लोकसभा में भी हंगामा हुआ। फिर लोकसभा में भी कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ और इसके बाद कल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। इंदिरा गांधी को भुलाना चाहते हैं कुछ लोग। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से 1971 युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी को कुछ लोग भुलाना चाहते हैं। और जिस तरीके से 71 का युद्ध हुआ था उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसी युद्ध के बाद उनका नाम भी बदला गया था, आयरन लेडी उनका नाम रखा गया था। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि कुछ लोग इंदिरा गांधी को भुलाना चाहते हैं। इस इंदिरा गांधी जी ने पूरी ताकत के साथ और हमारे सैनिकों को लेकर उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने किए। इसीलिए आज बांग्लादेश भी बड़ा खुश है। वो हमेशा याद करते हैं इंदिरा जी ने जो काम किया और भारत ने जो उनको मदद की, इसका हमेशा वो याद करते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको मदद करना ये पहले से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी सभी हमारे कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं। लेकिन आज चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को एक पीछे छोड़ देना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने जो काम किया था अब कुछ लोग उसको भुलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई है। 2 मजदूरों की मरने की खबर अभी तक हमारे पास आ रही है। इसमें कई लोग झुलस गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ और इसके बाद आग लग गई। अब आप देखिए आग कितनी भीषण है और आग बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, इसके बाद आग लग गई है। तो बड़ा हादसा हुआ है और हालांकि मरने का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक भीषण हादसा हुआ है। गुजरात के पंचमहल में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पे केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और फैक्ट्री में धमाके के बाद ये आग लगने की खबर आ रही है और इस घटना में कई लोगों की मरने की खबर आ रही है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है 2 मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि भीषण हादसा हुआ है और इसमें करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें करीब 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण तस्वीरें। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पे देख सकते हैं। बड़ा धमाका हुआ है गुजरात के पंचमहल में, ये दर्दनाक हादसा हुआ है और पहले धमाका हुआ, इसके बाद केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। आप सोचिए अगर केमिकल फैक्ट्री में आग लगेगी तो तस्वीरें कितनी भयावह होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पे देख रहे हैं, जहाँ पर भीषण आग लग गई है। पहले यहाँ पे धमाका हुआ, धमाका होने के बाद आग लग गई और अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है कि 2 मजदूर इसमें मरने की खबर आई, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ये मरने का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। पंचमहल के एसपी ने कहा है कि विस्फोट घोघंबा तालुका के रंजीत नगर गांव के पास स्थित हुआ है, केमिकल फैक्ट्री में, GFL की केमिकल फैक्ट्री में, और करीब सुबह 10 बजे ये धमाका हुआ है और जिसमें अभी तक जो खबर आ रही है 2 लोगों के मरने की खबर आई, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ इसमें कई लोग घायल हुए हैं। ये मौत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुके हैं, राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है
और अभी तक 2 मजदूरों की खबर है। लेकिन जो जिस तरीके से हादसा हुआ है उसमें कई लोग घायल हुए हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। पंचमहल के पास ये केमिकल फैक्ट्री है, वहां पर ये हादसा हुआ है। पहले धमाका और धमाके के बाद आग लग गई। गुजरात के पंचमहल में एक दर्दनाक ये मामला सामने है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई है। गुजरात के पंचमहल जिले के रणजीत नगर में रेफनल गैस बनाने वाली एक फैक्ट्री में सुबह विस्फोट के बाद आग लग गई और इसमें 2 मजदूरों की मरने की खबर आ रही है। कुछ मजदूर घायल हुए हैं जिनको हालोल किंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से खबर आ रही है। रणजीत नगर गुजरात के देखिए केमिकल फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ, इसके बाद भीषण आग लग गई है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। अभी तक जो हमारे पास आधिकारिक आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इसमें कई मजदूर घायल हुए हैं। केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। तो भीषण हादसा हुआ है, राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है 2 मजदूरों के मरने की खबर आ रही है।